Good evening. This is Neeraj Bangla. Welcome to Wi-Fi Study CSNet YouTube channel. Today we will discuss about the molecule and laser physics. भाई इससे पहले हमने एटॉमिक के बारे में पढ़ा था. एटॉमिक की क्विक रिवीजन है भाई, ये क्विक रिवीजन है क्योंकि टॉपिक करवाने में पूरा टाइम लगता है, नियरली 50 to 60 आवर. हम 2 से 3 घंटे में इसको कवर करने की कोशिश की थी हमने. एटॉमिक वाला पार्ट अपना हो गया है, मोलिकुलर वाला पार्ट हम आज करेंगे. ठीक है, दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं भाई. आपका एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एक मोलिकुलर स्पेक्ट्रा होता है. ये आपका पार्ट आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स. एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने पढ़ लिया था. आज मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये हमारा अनअकैडमी की क्लास का शेड्यूल है. यहाँ तक कि आज सारी क्लास हो चुकी है. कल आपकी स्पेशल क्लास होगी भाई, कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, तो कल आप जरूर आए. टाइम आपको पता लग जाए. मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना, जो मैं आगे दिखा दूंगा, नीरज बंगड़ुआ. अनअकैडमी पे सर्च करना और मुझे फॉलो करना. फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भाई. जैसे एनटीए ने अभी डेट निकाल दी है यूजीसी नेट के लिए. एनटीए ने डेट निकाल दी है यूजीसी नेट के लिए. ठीक है, अगर आप लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो और इस बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए एक आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, उसके लिए आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, दैट इज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए, CSR UGC नेट ऐसे आपको दिखाई देगा. ठीक है, उस पर गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. 1, 3, 6, 12, 24 जैसा आपका मन करे. मेरा तरफ से सजेशन रहेगा आपको 12 मंथ का लीजिए. 12 मंथ तो एटलीस्ट आपको लेना ही चाहिए. कितना अभी 963 पर मंथ के हिसाब से, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ रहा है. तो अगर ये अमाउंट आपको ज़्यादा लगता है तो आप ऐसा कीजिए, ये NRJ10 है, ये उठा के यहाँ पर रख देना, NRJ10. ठीक है, ये आप उठा के यहाँ रखोगे तो उसका क्या रहेगा, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा. जो आपका 11,550 रुपये था वो अब हो गया 10,395 रुपये. ठीक है, अगर मैं राउंड ऑफ की बात कर लेता हूँ तो 10,000 रुपीज़ आपके लगेंगे 12 मंथ के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए, जिसमें आप CSR के लिए तो प्रिपेयर करोगे ही. ठीक है, गेट के लिए भी प्रिपेयर करोगे, जिसके अभी नोटिफिकेशन आ चुका, मैंने एक वीडियो बनाया, आप चेक करना. जेस्ट के लिए भी करोगे. फिर आप किसके लिए करोगे भाई, TIFR के लिए भी प्रिपेयर करोगे, BARC, CUSET, या PhD के इंटरव्यू हो गए, या PhD रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो गया. सभी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. आप JRF क्वालिफाई करते हो, JRF क्वालिफाई करते हो तो 31,000 आपको मिलेगा. तो जो पैसा आप 1 साल के लिए लगा लो वो आपका 10 डेज में आपको रिटर्न हो जाएगा. इससे अच्छा बिजनेस और कहाँ होगा भाई. देखो, जो पैसा आपने 1 साल के लिए लगाया वो आपको 10 दिन में वापस मिल गया. अब भाई पेमेंट की बात है तो पेमेंट कैसे करोगे. पेमेंट के भी आप बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है. डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो. इवन आप एक बार नहीं दे सकते तो आप EMI से भी कर सकते हो. पैसा पे EMI से भी आप पे कर सकते हो. नो कॉस्ट EMI, कोई चार्ज नहीं लगाने वाला. फायदे क्या रहेंगे उसके, कोई ना कोई आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसके फायदे तो होंगे ही होंगे ना. तो फायदों की बात कर लेते हैं भाई. आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. सिंगल कोर्स में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. जितने भी अनअकैडमी पे टीचर है, जितने भी अनअकैडमी पे टीचर है, सभी का आपको एक्सेस मिलेगा. ठीक है, डाउट सेशन होंगे, आपको क्लास का PDF मिलेगा. सभी क्लास का आपको PDF मिलने वाला है. अभी जितनी आपकी क्लास ली जाएगी प्लस पे, सभी क्लास का आपको PDF मिल जाएगा. ठीक है, आपको PDF मिलेगा सभी क्लास का. डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा भाई, मुझसे भी होगा, बाकी फैकल्टी से भी आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे भाई. एक्सपेक्टेड भाई जिन पे आपको अलग से एम्फेसाइज करना पड़ेगा वे क्वेश्चन भी आपके करवाए जाएंगे. क्विज होंगे. ठीक, क्विज करवाया जाएगा. होमवर्क दिया जाएगा भाई, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, मतलब जिसमें आपको इन सभी बातों को मिला के अगर मैं बोल दूँ तो हम आपको इस वे में लेके जाएंगे जिसमें आपको बहुत जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के साथ JRF क्वालिफाई हो जाए. तो कोड अपना ये है भाई, कोड अपना ये है NRJ10. ठीक है, तो मेरा कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द. मेरा कोर्स 26 को स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, जिसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने जा रहा हूँ. तो आपको देखोगे हर थर्ड क्लास में एक डाउट सेशन रखा हुआ है. हर थर्ड क्लास में एक डाउट सेशन रखा हुआ है. मैंने देख लेना भाई, हर थर्ड क्लास में एक डाउट सेशन रखा हुआ है.
इसमें आपकी हाफ क्वांटम हो जाएगी, हाफ क्वांटम इसके तुरंत बाद हम करेंगे, हाफ क्वांटम इसके तुरंत बाद हम फिर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हर थर्ड क्लास के बाद आपका क्या है, डाउट सेशन है। तो मतलब आपके जो डाउट होंगे साथ के साथ क्लियर किए जाएंगे। अभी 26 अगस्त से शुरू की नहीं, तो जल्दी से इसमें एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना पड़ेगा। और भाई 1 ईयर के लिए कोई ज़्यादा महंगा भी 10,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, और स्टडी पे पैसा इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है। ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आप JRF क्वालिफाई करोगे तो 10 डेज में रिटर्न भी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, इसमें लॉस होने का कोई चांस है ही नहीं। अदरवाइज आप अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए, फॉलो का ऑप्शन है, आएगा, फॉलो कीजिए। यहाँ पर 40+ क्लास हो चुकी है, आप उन पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, उन पे जाके मेरी वीडियो देखते हो। और यूट्यूब पे आप जो देख रहे हो, यूट्यूब पे आप देख रहे हो या 90+ वीडियो यहाँ भी आप देख सकते हो। मतलब आपके पास लॉट ऑफ कंटेंट है अभी, आप वो चेक कर सकते हो। और आप एक बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में अपना सिलेबस करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे आए, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आए, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था भाई, आपका जो टॉपिक का नाम है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। इससे भाई 3 क्वेश्चन फिक्स है, वही आएंगे आएंगे। एज यूजुअल एक क्वेश्चन आपका एटॉमिक से रह जाता है, एक क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूल से आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपका लेजर से आता है। कभी कभार क्या कर देते हैं, कभी कभार क्या कर देते हैं भाई, 2 क्वेश्चन आपके एटॉमिक से दे देंगे, एक आपका लेजर से दे देंगे। या फिर कभी कभार और क्या कर देंगे, 2 क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूल से कर देंगे, एक लेजर से कर देंगे। मतलब लेजर का क्वेश्चन रहता ही रहता है, अगर लेजर का हटा दिया तो 1 2 या 2 1 कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह का वेरिएशन रहता है। मतलब पेपर में वेटेज काफ़ी है इसका भाई, 15 मार्क्स बहुत वेटेज रखते हैं। और मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सबसे बड़ी बात यह है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। एटॉमिक का क्वेश्चन तो चुटकी में सोल्व हो जाता है, मोस्टली टाइम तो एलएस कपलिंग दे देते हैं। लास्ट टाइम भी एलएस कपलिंग दे रखा था, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का दे रखा था। मैं बताऊंगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं भाई, हम अब शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आप बोल दीजिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसकी कुछ बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका कौन से रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व इन फार इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में आपका ऑब्जर्व किया जाता है, एंड आपका नियर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी। तो रेंज लिख देता हूं मैं इन दोनों की। जब भी इसमें रेंज हो रहा है तो ये इसमें आपकी जो रेंज रहेगी, आपका फार इंफ्रारेड में आपकी रेंज है 10⁻² माइक्रोमीटर टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, और माइक्रोवेव रीजन में आपकी है 10⁻³ माइक्रोमीटर टू 10⁻⁴ माइक्रोमीटर। इस रेंज में आपका ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात की बात करते हैं भाई, उन्हीं मॉलिक्यूल का देता है, ये उन्हीं मॉलिक्यूल का देता है, मॉलिक्यूल या लिख लीजिए, उन्हीं मॉलिक्यूल का रोटेशन स्पेक्ट्रा मिलता है जिसके पास मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैव, मॉलिक्यूल्स लिख दो, हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है उन्हीं मॉलिक्यूल को मिलेगा, या आपका हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होना चाहिए। हेट्रोन्यूक्लियर भी सभी नहीं भाई, ऐसा नहीं है सभी मॉलिक्यूल आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आपका ये स्पेक्ट्रा देगा। हेट्रोन्यूक्लियर में भी कुछ इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। मतलब हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, जैसे सी हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, आपके अलग अलग न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, सेम होमोन्यूक्लियर होता है भाई आपका, जैसे N2 हो गया, सेम होमोन्यूक्लियर आपका
सेम मॉलिक्यूल की N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, इस तरह की, ठीक है। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देगा, हेटेरोन्यूक्लियर में भी कौन सा, जिनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, सभी नहीं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में सभी नहीं, जिनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है उन्हीं में देगा भाई। तो किस में नहीं देगा, नॉट ऑब्जर्व्ड इन, किस में नहीं देगा उसकी बात करते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी आपका होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में नहीं देगा। जस्ट लाइक है होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लीजिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक H2, N2, O2, इस तरह के हो गए, ठीक है। आगे बात करें भाई सिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल, उसके लिए भी देगा, जस्ट लाइक CO2 हो गया, मतलब आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है CO2 का, CO, इस तरह के केस में भी आपका ये आपको क्या कहते हैं, ये O इसकी लाइन में बना देते हैं ऐसे, इस तरह के केस में भी आपका ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें ओ नहीं ऑब्जर्व होगा। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं जिनकी स्फेरिकल, लिख लीजिए स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप पॉली एटॉमिक, भाई क्या होता है, यानी स्फेरिकल टॉप पॉली एटॉमिक, मतलब नंबर पॉली एटॉमिक मतलब दो से ज्यादा आपके एटम हो जाए, उस केस की बात करें, उसमें भी आपका ये नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक आपका CH4 डजंट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई। ये इस तरह के, जब मान लो लीनियर हो गया, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो गया आपका, इस तरह आपका स्फेरिकल टॉप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, इन सब के केस में आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलता। कुछ मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ये मॉलिक्यूल आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें देते हैं, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। भाई ये कुछ मॉलिक्यूल है जो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, अदरवाइज आपको कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो एक केस मान लेते हैं रिजिड रोटेटर है, मतलब रिजिड है, ठीक है, उनके बीच की जो बॉन्ड लाइन है वो आपके वेरिएबल नहीं है, तो लिख लीजिए मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। अब दो मॉलिक्यूल है, तो हम मान लेते हैं एक का मास m1 है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, कोई भी फर्स्ट, हमें फर्स्ट और सेकंड को इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे लिखूं भाई, हम m2 मान लेते हैं सेकंड मॉलिक्यूल, वैसे लिखा है, फर्स्ट और सेकंड से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, फर्स्ट और सेकंड से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो रिड्यूस मास मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, रिड्यूस मास मेरा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी किसके इक्वल हो सिस्टम की, वो सिस्टम की एनर्जी है J+1 h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 2i। अभी आई होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप h क्रॉस को h/2 में लिखोगे, h क्रॉस आपका किसके इक्वल है, h/2, तो ये हो जाएगा, j ऐसे लिख लेते हैं J+1 h, ये हो जाएगा भाई आपका h क्रॉस स्क्वायर है, तो मतलब 8 पाई। न्यू रोटेशनल हो जाएगा अभी आपका, दैट इज h/4 j+1। न्यू रोटेशनल आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, आपकी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली अपना जो कंसेप्ट है वो फार्मूला ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, आपको फार्मूला ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, ठीक है। डिटेल में तो अभी पढ़ा नहीं रहे अभी, क्योंकि पूरा टॉपिक करवाने में बाद में कभी शुरू करेंगे, अभी पूरा टॉपिक शुरू नहीं करवा, इसलिए फार्मूला करवा, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो नहीं पढ़ रहे वो इसके बेस पे, इसके ग्राउंड पे आप थोड़ा बुक से भी हेल्प ले सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें
तो रोटेशनल टर्म आएगी भाई, एक रोटेशनल टर्म आएगी जिसको मैं एफ ऑफ जे से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका जो डायमेंशन रहेगा वो आपका वेव नंबर का डायमेंशन रहेगा। वेव नंबर का डायमेंशन आप फैमिलियर हो किससे रहता है, वेव नंबर का डायमेंशन आपका किससे रहता है, सेंटीमीटर इनवर्स से। तो ये हो जाए ई बाय एच सी, जब वेव नंबर का डायमेंशन तो इसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा भाई आपका ई बाय एच सी। आपका एच ई के इसके इक्वल आता है एच बाय 4 पाई आई स्क्वायर सी एंड जे जे प्लस वन, जो कट रहा है वो कट गया, क्योंकि एच बाय पाई सी, एच से आपको या सिंगल पावर बचा। ये आपकी टर्म किस में आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। ये आपकी टर्म किस में आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। तो एफ ऑफ जे जो रोटेशनल टर्म है जिसका डायमेंशन वेव नंबर के इक्वल है वो हो जाएगा अभी आपका बी, मैंने लिख लिया बी आपका हो गया जे जे प्लस वन। ठीक है, तो अब बी क्या हो गया, ये जो वाली ये वाली टर्म है इसके इक्वल बी आ गया। बी आपका एक कांस्टेंट है, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। बी हमारा किसके इक्वल आ गया, अभी बी हमारा किसके इक्वल आ गया, एच बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये आपका एक रोटेशनल कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। भाई क्वेश्चन आते हैं इनसे, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, रोटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो एफ ऑफ जे, और जे आपका क्या रहेगा, अभी जे आपका 0 1 2 3। तो एफ ऑफ जे आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जे आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है भाई। जब जे आपका जीरो होगा, जे जीरो होगा तो ये होल टर्म जीरो होगी। जे वन होगा तो वन, वन प्लस वन टू भी होगा। जे टू होगा तो टू प्लस थ्री थ्री एंड थ्री मल्टीप्लाई बाई टू 6 हो जाएगा। फोर होगा तो फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई 5 20 हो जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा भाई जे आपका। तो मतलब जे बनेगा 0, 2b बनेगा, फिर 6b बनेगा, फिर 12b बनेगा, फिर 20b बनेगा। अगर मैं जे की वैल्यू 5 रखूँ, अगर मैं जे की वैल्यू 5 रखूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30b बनेगा। तो आप देखोगे 2 बढ़ा, 2 से 4 बढ़ा, 4 से 6 बढ़ा, 6 से 8 बढ़ा, 8 से आपका 10 बढ़ गया। 10 से कितना बढ़ना चाहिए, 12 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपका 10 से आप देख लीजिए, अगर मैं जे की वैल्यू 6 रखूँ ये हो जाएगा 7 और 6 42, 12 बढ़ गया। मतलब आपका कुछ ऐसा ही ऑर्डर हो जाएगा 42 की। 2 बजा, 2 से फिर 4 बढ़ा, 4 से 6 बढ़ा, 4 6 से 8 बढ़ा, 8 से 10 बढ़ा, 10 से 12 बढ़ा, 12 से फिर 14 बढ़ेगा। तो इस तरह इस ऑर्डर में आपका एफ ऑफ जी आ जाए। इसको हम बोलेंगे रोटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलेंगे रोटेशनल टर्म, रोटेशनल टर्म इसको बोलेंगे हम रोटेशनल टर्म। जिसका डायमेंशन किस में रहेगा, जिसका डायमेंशन किस में रहेगा भाई, इसका मतलब आपका जो डायमेंशन किस में रहेगा, वेव नंबर में रहेगा। मतलब इसकी ये यूनिट रहेगी। ठीक है, वेव नंबर। अब भाई बात करें हम ट्रांजिशन की, अब बात करें ट्रांजिशन की, जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो हाइयर टू लोअर होगा या लोअर टू हाइयर होगा। ठीक है, ट्रांजिशन की हम बात करें मतलब आपके हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तभी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इन केस ऑफ ट्रांजिशन, इन केस ऑफ ट्रांजिशन, अरे कोई मॉलिक्यूल था वो आपके हाइयर स्टेट से में था। ठीक है, हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आया तभी ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी तो आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। वो स्पेक्ट्रा की कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी किसी सर्टेन रेंज में लाई करती होगी, उससे हमें फिर मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके से हमें मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस, ट्रांजिशन हो रही है भाई। ठीक है, अपर लेवल को मैं जे डैश से मेंशन कर देता हूँ। लोअर को मैं जे डबल डैश से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जे डैश माइनस एफ ऑफ जे डबल डैश विच इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन जे डैश आएगा माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन। ठीक है, सिलेक्शन रूल की बात करें, इसमें सिलेक्शन रूल क्या कहता है, वो कहता है आपका जो डेल ऑफ जे है वो प्लस माइनस वन ही वेरी करेगा। मतलब आपका जो जे डैश है वो किसके इक्वल होगा, जे डबल डैश प्लस वन। मतलब एक स्टेट ही घट सकता है, उसमें एक स्टेट ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपका न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू आपका आ जाएगा भाई 2b जे प्लस वन, 2b जे प्लस वन। और जे आपका क्या है 0 1 2, तो न्यू आपका किसके इक्वल आ जाएगा 2b 4b आपका 6b 8b 10b। आपका इस ऑर्डर में वेरी करता रहेगा आफ्टर ट्रांजिशन टेक प्लेस होने के बाद। ठीक है, आफ्टर ट्रांजिशन टेक प्लेस होने के बाद। तो ये था भाई आपका रिजिड रोटेटर का केस, ये था रिजिड रोटेटर का केस। अगर हम बात करें रिजिड रोटेटर ना हो आपका,
नो नो मतलब उसकी वेरिएबल, यानी उसके जो बीच के बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ आपकी चेंज होगी तो एक नया पैरामीटर आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर तो आपका जो टर्म थी एफ ऑफ जे वो हो जाएगी भी आपकी बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्र जे प्लस वन का होल स्क्र। भाई जो डी है आपका ये एक नई टर्म आई दैट इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। ये आपके सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन टर्म। और बी आपका बहुत ज्यादा छोटा है डी से, बी आपका बहुत ज्यादा बड़ा है डी से, मतलब डी आपका बहुत छोटा है आपका बी से। तो न्यू आपका किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू हो जाएगा एफ ऑफ जे प्लस वन माइनस एफ ऑफ जे। ठीक है, ये ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टू बी जे प्लस वन माइनस फोर डी जे प्लस वन का क्यूब। ठीक है, ये आपका आ जाएगा नॉन रिजिड रोटेटर में। नॉन रिजिड एज यूजुअल पूछा नहीं जाता, आपका पूछा जाता तो रिजिड से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। आइसोटोपिक इफेक्ट की हम बात करें भाई, आइसोटोपिक इफेक्ट की, रिजिड रोटेटर की हम बात कर रहे हैं आइसोटोपिक इफेक्ट में। तो उसमें क्या होगा, हैवियर आइसोटोप में बोल रहे हैं भाई, जो आपका हैवियर आइसोटोप मतलब आपका जो एटम है उससे ज्यादा हैवियर है वो, तो उसमें जो बी होगा वो आपका आइसोटोप का, ये आई स्टैंड फॉर आइसोटोप, बी से लेस देन होगा। एफ होगा जो आपका आइसोटोप का वो आपका एफ से लेस देन होगा। ठीक है, वो आपका एफ से लेस देन होगा। तो कुछ वो आपका था रोटेशनल टर्म के, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी बुक की हेल्प चाहिए थोड़ा सा, आप राजकुमार से पढ़ सकते हो, राजकुमार से पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये बुक। बस सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है और लिमिटेड पढ़ेगा राजकुमार से, सिलेबस उसमें बहुत ज़्यादा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल पढ़ना, वाइब्रेशन रोटेशनल पढ़ लेना और रमन पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना चाहो तो पढ़ भी लेना। ठीक है, आपका क्वेश्चन इन्हीं से आ जाता है एज यूजुअल। तो राजकुमार से आप पढ़ोगे तो आपको आया, और क्वेश्चन भी सिर्फ राजकुमार का ही सोल्व कर लोगे वो काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा। क्वेश्चन भी आप सिर्फ मॉलिक्यूल के केस में राजकुमार से सोल्व कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब वो मोर देन इनफ है उसमें। ठीक है, मोर देन इनफ है। राजकुमार बुक इज परफेक्ट बुक फॉर सी एस आर नेट जे आर एफ। उसके लिए आपको फिर अनदर उस खासकर एटॉमिक के केस में कहीं और भागने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई जैसे वो आपकी प्योर रोटेशनल थी, और एक बात तो मैं उसमें बताने ही भूल गया, जो आपकी प्योर रोटेशनल के केस में जो एनर्जी लेवल का जो गैप रहता है वो वो आपका स्पेक्ट्रा आता है वो ड्यू टू रोटेशनल आता है। ठीक है, ड्यू टू उनकी रोटेशन, एनर्जी लेवल की रोटेशन के कारण आता है। यह एनर्जी लेवल की वाइब्रेशन के कारण आता है, यह एनर्जी लेवल की वाइब्रेशन के कारण आता है। तो लिख लीजिए, इसमें आप ये बात मेंशन भी कर सकते हो, ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल, मतलब आपका वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के बीच में होता है। भाई जो फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूल पढ़ रहा है उसके लिए वर्ड थोड़े, क्योंकि उन्हें एटॉमिक अभी तक हमने देखी है, मॉलिक्यूल में अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए थोड़ा हो जाता है। अदरवाइज आपके रोटेशनल होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये स्पेक्ट्रा होते हैं। आपका ऑब्जर्व किया जाता है भाई, ऑब्जर्व किया जाए नियर इंफ्रारेड रीजन में, नियर आई आर रीजन में, जिसकी रेंज रहेगी 1 माइक्रोमीटर टू 10 की पावर 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस रेंज तक आपका रहेगा। किस में ऑब्जर्व किया जाए, मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे हमारा रोटेशनल में था परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाला कौन सा, हिट्रो हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होना चाहिए वही, मतलब वे सेम ही मॉलिक्यूल आपके रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक केस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल को एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लेते हैं, मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर।
मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उस केस में आपका क्या रहेगा, जो एनर्जी है वो एनर्जी हो जाएगी आपकी h/2 k/μ आपका v + 1/2। v आपका एक वाइब्रेशनल नंबर है, v आपका एक वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो e आपका हो जाएगा भाई, e हो जाएगा आपका h न्यू ऑसिलेटर v + 1/2। अब न्यू ऑसिलेशन आपका किसके इक्वल है भाई, न्यू ऑसिलेशन आपका किसके इक्वल है, न्यू ऑसिलेशन हो जाएगा आपका ये 1/2 k/μ के इक्वल हो जाएगा, 1/2 आपका k/μ हो जाए। और v है एक आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू रहेगी 0, 1, 2, 3 ऐसे आपकी इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये किसके इक्वल हो जाए, ई किसके इक्वल हो जाए 1/2 h न्यू ऑसिलेटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी पूछ लेते हैं। कभी कभार किसी छोटे मोटे एग्जाम में जीरो पॉइंट एनर्जी पूछ ले, वो यही होता है भाई, ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब आपकी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी रहेगी वो आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी रहेगी। उसमें आपका एक टर्म आई थी रोटेशनल टर्म, उसमें आपकी एक टर्म आई थी रोटेशनल टर्म। सेम यहाँ भी आएगी वाइब्रेशनल टर्म, सेम यहाँ पर भी आएगी वाइब्रेशनल टर्म। वहां पर आपका एफ से रिप्रेजेंट हुआ था, यहाँ पर हम जी से रिप्रेजेंट करते थे। वहां जे का खेल था, यहाँ पर आपका वी का खेल है, यहाँ पर वी लिख देंगे। तो ये हो जाए E/hc हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू ऑसिलेटर v + 1/2। और आपका कुछ बच रहा है, c आएगा, c हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो g ऑफ v आपका किसके इक्वल हो गया, ओमेगा v + 1/2। आपका ओमेगा किसके इक्वल हुआ भाई, आपका ओमेगा किसके इक्वल हुआ, ओमेगा हुआ v ऑसिलेटर बाय c। इसको बोलते हैं क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लासिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर v आपका 0, 1, 2 जो कोई भी वैल्यू हो, तो g ऑफ v आपका किसके इक्वल हो जाए, g ऑफ v हो जाएगा आपका ओमेगा/2, 3/2 ओमेगा, 5/2 ओमेगा, 7/2 ओमेगा। ये आपकी कुछ वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिशन। आपका उसमें क्वांटम नंबर क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या था, हाँ यहाँ पर ये बात बोल गया। जे आपका क्या है, जे आपका क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। जे आपका क्या है भाई, जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सेम इसी तरह से बिल्कुल जैसे वहां जे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर था, यहाँ पर आपका क्वांटम नंबर क्या, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज वी। अब ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा, इन केस ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस, तो डेफिनेटली एक आपकी हाईएस्ट स्टेट होगी, उसको वी डैश मान लेते हैं, अपर लेवल बोलते हैं जिसको। एक आपकी लोअर स्टेट होगी जिसको वी डबल डैश बोलते हैं, लोअर स्टेट बोलते हैं वही इसको, या लोअर लेवल बोल दो, ठीक है। अब इसमें आपका ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा। यहाँ पर जो मैं फ्रीक्वेंसी न्यू बोल रहा था, यहाँ पर जो मैं न्यू बोल रहा था, ये एक्चुअली न्यू बार है, क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर का डायमेंशन है, ये भी आपका सेंटीमीटर का डायमेंशन है। तो इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर मैंने एक जगह और न्यू लिखा है, मतलब ये न्यू बार है, अंडरस्टूड है। न्यू आप मैंने छोड़ दिया, न्यू बार है भाई। आपका वो डायमेंशन आपका किसका है, ये डायमेंशन आपका किसका, वेव नंबर का है। तो वेव नंबर में तो वेव नंबर ही निकलेगा, वेव नंबर में से तो वेव नंबर ही माइनस हो सकता है, और वेव नंबर में से वेव नंबर माइनस होगा तो क्या देगा, वेव नंबर ही देगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी देगा। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा मुझे, वेव नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे। तो वेव नंबर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू बार आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज जी ऑफ न्यू डैश वी डैश माइनस जी ऑफ वी डबल डैश, ये रहेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा वी डैश प्लस 1/2 माइनस ओमेगा वी डबल डैश प्लस 1/2, वी डबल डैश प्लस 1/2। तो इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सिलेक्शन रूल आपका कहेगा, सिलेक्शन रूल आपका कहेगा बी डेल ऑफ वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1।
डायल ऑफ वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसका मतलब आपका वी डैश होगा वी डैश प्लस वन, वी डैश प्लस वन। तो न्यू डैश आपका किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू डैश आपका किसके इक्वल हो जाएगा, उस केस में हम बात करें जब न्यू डैश आपका जीरो स्टेट है और न्यू आपका वन स्टेट, मतलब अपर आपकी वन है लोअर आपकी जीरो है। इसको बाद में रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। तो आपका ये न्यू डैश आपका हो जाएगा ओमेगा न्यू डैश प्लस वन बाई टू माइनस ओमेगा न्यू डैश प्लस वन बाई टू। आपका एक स्टेट आगे हो सकता है, एक स्टेट आपका आगे हो सकता है, तो इस केस में आपका क्या रहेगा भाई, तो न्यू आपका न्यू सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, न्यू नहीं है ये वी है, यहाँ पर वी है। वी डैश आपका वन मान लीजिए, तो वी डबल डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। एक का ही वैरी कर सकते हैं, अभी प्लस माइनस टू तो नहीं है, तो फिर आपका न्यू डैश आपका किसके इक्वल हो जाए, न्यू डैश आपका किसके इक्वल हो जाए, जब इसको वन रखोगे तो थ्री बाई टू ओमेगा, इसको जीरो रखोगे तो वन बाई टू ओमेगा। तो ओमेगा का आपका डिफरेंस आ जाए, ओमेगा का आपका डिफरेंस आ जाए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यानी एक स्टेट से दो स्टेट, वैसे आप याद कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर करते हैं, एक स्टेट से दो स्टेट का डिफरेंस क्या होता है, ओमेगा ही रहता है। ठीक, ओमेगा ही रहता है ना। तो ये अब बात करें भाई, ये तो अपना था हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तो अपना किसका केस था, ये आपका किसका केस था, मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर एन हार्मोनिक होगा तो उस केस में क्या होगा भाई, एन हार्मोनिक में तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। देखिए मॉलिक्यूल एज ए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो मतलब आपका जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। ठीक है, वी ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स क्यूब। जब ये आपका एक पोटेंशियल में एक अलग से पोटेंशियल आ गया भाई, ये वाली टर्म आपकी एक अलग से टर्म आ चुकी है, ये माइनस जी ऑफ एक्स ऑफ आर, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन के लिए आपको परटर्बेटिव मेथड की जरूरत पड़ेगी या परटर्बेशन मेथड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी की बात करूँ मैं तो एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ई ऑफ वी, ये हो जाएगी भाई आपकी एच ई डब्ल्यू ई वी प्लस वन बाई टू माइनस एच ई डब्ल्यू ई एक्स ई वी प्लस वन बाई टू का स्केयर। एंड आगे आपका टर्म ऐसे चलता रहेगा, आगे आपका टर्म ऐसे चलता रहेगा। इसके कोरोस्पोंडिंग टर्म की हम बात करें, जो अपनी क्या कहते हैं वाइब्रेशन टर्म की हम बात करें, तो जी ऑफ वी से रिप्रेजेंट करते थे। जी ऑफ वी आपकी हो जाएगी भाई ओमेगा ई वी प्लस वन बाई टू माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस वन बाई टू का स्केयर, और आगे ऐसे चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो जो ये डब्ल्यू ई एक्स ई है, जो डब्ल्यू ई एक्स ई है भाई, ये वाली टर्म, ये वाली डब्ल्यू ई एक्स ई है, इसको बोलेंगे एन हार्मोनिसिटी, हार्मोनोसिटी कांस्टेंट। ये है भाई एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगर अगर आपका v जीरो हो जाए, इफ v इज इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ v मतलब जी ऑफ नोट हो जाएगा आपका वन बाई टू, आप वैल्यू पुट कीजिए इसमें, v आपका जीरो हो जाएगा, v आपका जीरो हो जाएगा वन बाई टू वी, और यहाँ पर आपका वन बाई टू डब्ल्यू ई एक्स ई, वन बाई टू या वन बाई फोर, हाँ स्केयर है ना वन बाई फोर, तो ये हो जाएगा वन बाई टू डब्ल्यू ई माइनस वन बाई फोर डब्ल्यू ई एक्स ई। और मैं ग्राउंड स्टेट के लिए v पूछ रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए v पूछ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए v पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ई वन बाई टू एंड डब्ल्यू ई आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये जी नोट वी, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू नोट वी माइनस डब्ल्यू नोट एक्स नोट वी का स्केयर, ये हो जाएगा जी नोट वी, जी नोट वी आपका ये हो जाएगा। तो इसमें भी आइसोटोप इफेक्ट देख लेते हैं। आइसोटोपिक इफेक्ट, किस केस में, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, इस केस में हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। तो न्यू ऑसिलेटर हो जाएगा वन बाई टू पाई के बाई म्यू। ठीक है, तो ये आपका आइसोटोप के लिए ओमेगा ओमेगा के ऊपर आई लिख दिया ओमेगा, ये हो जाएगा आपका न्यू ऑसिलेटर आइसोटोपिक इफेक्ट
एंड न्यू ऑसिलेटर। तो ये हो जाएगा आपका म्यू बाय म्यू आइसोलेटर। तो आपका जो जी है, जो आपका जी है, रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ आइसोटोपिक इज लेस देन जी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, आपका जो जर्नल है, ठीक, उससे आपका कम रहेगा। तो ये भाई आपको कुछ उसके रिगार्डिंग था, रोटेशन वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार इससे क्वेश्चन भी आया भाई, पिछली बार इससे क्वेश्चन भी आया है, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई अभी तक हमने दो देखे हैं, दो में हमने जो चीज देखी है, एक आपका क्या था, एक क्वांटम नंबर होगा, पिछले में हमने जे माना था क्वांटम नंबर, और दूसरा आपने क्या माना था भाई, उसके बाद हमने वी को एक क्वांटम नंबर माना। जे आपका क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर था, और वी आपका क्या था, वी आपका क्या था, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर था। वो आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो कौन से रीजन में पाई जाती थी, माइक्रोवेव रीजन में और फार इंफ्रारेड रीजन में। और लेकिन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। फिर उसमें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी, आपकी एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है, दैट इज रोटेशनल एनर्जी स्टेट। और आपके वाइब्रेशन रोटेशन में जो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, दैट इज वाइब्रेशन एनर्जी लेवल स्टेट आपका। इन दोनों चीजों में एक बात कॉमन थी, इन दोनों में एक बात कॉमन थी, क्या कॉमन थी भाई, ये आपके हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के साथ ही काम करते हैं, और उसमें भी जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है उनके में ये काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा बात, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए भी काम नहीं करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात, आपका जैसे हम बात कर रोटेशनल की, रोटेशनल उनमें भी काम नहीं करेगा। मान लो आपका लीनियर हो गए, उसमें भी काम नहीं करेगा। स्फेरिकल टॉप हो गया, उसमें भी काम नहीं करेंगे, दोनों ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके केस में हमने रिजिड रोटेटर का देखा था, हमने एक रोटेशनल टर्म निकाली, रोटेशनल टर्म हमने एफ ऑफ जे रखी थी। एफ ऑफ जे आपका क्या था, एफ ऑफ जे आपका क्या था, डायमेंशन ऑफ ए वेव नंबर था, सेंटीमीटर इनवर्स था। सेम उसी के तर्ज पे, सेम उसी की तर्ज में हमने एक वो क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल टर्म निकाली, जिसका डायमेंशन, वो किसके डायमेंशन, सेंटीमीटर के इनवर्स का होगा, मतलब वेव नंबर के इनवर्स का डायमेंशन आपका होगा, वेव नंबर के उसके डायमेंशन का वो होगा, ठीक है भाई, ये निकाला। इसमें हमने क्या, मॉलिक्यूल एक हार्मोनिक ऑसिलेटर रख दिया, वहां पर आपका रिजिड रोटेटर में देख लिया। फिर रिजिड रोटेटर देखा तो हमने क्या देखा भाई, आपका रिजिड नहीं हो तो क्या मतलब, रिजिड नहीं होगा तो एक डिस्टोर्शन नाम का एक फैक्टर आ गया, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या देखा अभी, हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब हार्मोनिक है तो एन हार्मोनिक भी हो सकता है। एन हार्मोनिक होने पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल चेंज होगा, क्वांटम में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। जब क्वांटम में, सॉरी, क्वांटम में आपने देखा भी, आपका डेफिनेटली पोटेंशियल इफेक्टेड हो जाएगा। पोटेंशियल हमने इफेक्टेड देखा, पोटेंशियल अफेक्टेड होने के कारण जो एनर्जी की आइगन वैल्यू आई है, एनर्जी वैल्यू निकालिए बाय पर्टर्बेटिव मेथड, पर्टर्बेशन से हमने उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल दी भी, अपनी एनर्जी आइगन वैल्यू आ चुकी है, चलो ठीक है। तो आप डेफिनेटली जब एनर्जी वेरी कर रही है तो उसकी जो रोटेशनल वाइब्रेशनल टर्म है वो भी इफेक्टेड होगी, वो भी हमने चेक कर ली। तो ये अलग अलग पैरामीटर इस तरह के ही आपके क्वेश्चन आएंगे। और पिछली बार आपका जो रमन से क्वेश्चन आया था वो बड़ा आसान आया था। रमन में आपके दो बातें यूज की जाएगी, एक होगा आपका एंटी स्टोक, एंटी स्टोक्स लाइन, दूसरा होगा आपका स्टोक्स लाइन, ठीक है। इंटेंसिटी भाई, इंटेंसिटी स्टोक लाइन की ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। पिछली बार ये क्वेश्चन ही बस यही आया था, इंटेंसिटी इसकी हाई होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज हायर देन एंटी स्टोक, ठीक है भाई। इंटेंसिटी क्या होता है बेसिकली, जैसे एक आपका एटम है, एक आपका एटम है, वो एक्साइटेड हुआ, वो एक्साइटेड हुआ, ठीक है। चलो उस क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो आप बुक से पढ़ लेना। रमन में से आप क्या पढ़ोगे, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, बड़ा आसान है, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अब एक फिगर बना रहा हूं, उसको दिमाग में बिठा लेना भी, बिल्कुल कभी जिंदगी में भूलना मत।
ठीक है, ये आपका न्यू है। इसको हम बोलेंगे स्टॉक्स, इसको हम बोलेंगे एंटी स्टॉक, इसको हम बोलेंगे रेले। भाई किसकी इंटेंसिटी आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, किसको, यानी पहले नंबर किसको दोगे, पहला नंबर किसको दोगे, पहला नंबर देंगे भाई हम इसको, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी दिखाई दे रही है, उसके बाद किसकी दिखाई दे रही है भाई, इसकी दिखाई, उसके बाद आपकी किसकी दिखाई दे रही है, इसकी दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो आई रेले सबसे ज्यादा, उसके बाद आई स्टॉक सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आई एंटी स्टॉक सबसे ज्यादा है। भाई 2019 में जो दिसंबर में एग्जाम हो, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ ये पूछा था इन विच ऑफ द ना, कुछ ऐसा पूछा था, इन रमन स्पेक्ट्रा विच ऑफ हैव हाईएस्ट इंटेंट इन ना, इन रमन स्पेक्ट्रा अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था भाई। अब आप बताओ, जिसने ये फिगर देखा होगा, जिसने भी ये फिगर देखा होगा, वो इस क्वेश्चन को कभी भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। अब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की, उसके बाद आपकी स्टॉक की, और उसके बाद आपका एंटी स्टॉक की। तो लिख लीजिए हाईएस्ट इंटेंसिटी रेलवे की, आफ्टर रेलवे कौन सी होगी, स्टॉक होगी, स्टोक्स लाइन। आफ्टर स्टॉक कौन सी लाइन होगी, एंटी स्टॉक्स होगी। ये बात आपको याद रखनी भी, अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब एक बात हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी लोअर है, बस ये जिस फ्रीक्वेंसी की साइड है, जिस फ्रीक्वेंसी की साइड है, ये हाइयर फ्रीक्वेंसी की साइड होती है। हाइयर फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ, हाइयर फ्रीक्वेंसी की साइड होती है। तो लिख लीजिए एंटी स्टोक्स लाइन्स आर टूवर्ड्स हाइयर फ्रीक्वेंसी। स्टोक्स लाइन आर टूवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात भाई, जो रमन स्पेक्ट्रा सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, इसमें आपका कोई हो हेट्रो होमो की आपको जरूरत नहीं है। और जो सोर्स यूज होता है, सोर्स आपका यूज होता है रमन स्पेक्ट्रा में, और यूवी एंड विजिबल सोर्स यूज होता है, यूवी एंड विजिबल सोर्स आपका यूज होगा। ठीक है, यूवी एंड विजिबल सोर्स आपका यूज होगा। तो भाई कभी कभार आपसे पूछ लेगा एंटी स्टॉक इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्टॉक इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, वो होगी माइनस ओमेगा एच सी बाय के टी, माइनस ओमेगा एच सी बाय के सी। तो अब जैसे बात की मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आता है, और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आता है। एक एक की बात कर लेते भाई। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लिखिए वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट। शिफ्ट किस में होगी भाई, डेफिनेटली वेव नंबर में शिफ्ट होगी। तो डेल ऑफ वी रमन एंड वाइब्रेशन, वो होगा आपका ओमेगा, डेल ऑफ वी वाइब्रेशन एंड रमन। आगे हम बात करें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ हमने एफ जे लिया था, यहाँ हम ई जे ले लेते, ये आपकी एक टर्म होगी। ठीक है, वहां हमने एफ जे लिया था, यहाँ पर हम एक
ई जे बोल देते हैं, वो हो जाए बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर एंड जे प्लस वन का होल स्क्वायर। भाई ये क्वांटिटी क्योंकि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, वहाँ मेजर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्वांटिटी नेग्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ई जे आपका ई एस फिक्स में ई जे आपका हो जाएगा बी जे जे प्लस वन, बी जे जे प्लस वन। तो डेल ऑफ ई आपका हो जाएगा, आपका बी जे डैश एंड जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन, मतलब डेल ऑफ ई इस वे में बना लीजिए, ठीक है। तो डेल ऑफ जे किसके इक्वल हो जाए, डेल ऑफ जे आपका किसके इक्वल है, जे डैश माइनस जे डबल डैश, ये हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन रूल की बात करें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल ऑफ जे होगा आपका 0 एंड प्लस माइनस 2 हो जाएगा भाई। तो जब हम बात करें अभी प्लस माइनस 2 की, तो डेल ऑफ जे आपका किसके इक्वल हो जाए, जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू या तो प्लस 2 होगा, डेल ऑफ जे आपका क्या होगा, जे डैश माइनस जे डबल डैश ये आपका माइनस 2 होगा। ये दो केस बनेंगे। तो पहले प्लस 2 वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल ऑफ ई आपका किसके इक्वल आ जाए, प्लस 2 के केस में आ जाएगा आपका बी 4j डबल डैश प्लस 6, 4j डबल डैश प्लस 6, जे डबल डैश आ जाएगा आपका 0 1 2, मतलब आप 0 रखोगे 6 भी हो जाएगा, आप 1 रखोगे तो 10 भी हो जाएगा, आप 2 रखोगे 8 एंड 14 भी हो जाएगा, आप 3 रखोगे 18 भी हो जाएगा, आप 4 रखोगे 22 भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं भाई इस वाले केस की, -2 वाले केस में। तो आपका डेल ऑफ ई हो जाएगा, माइनस बी 4j डबल डैश प्लस 6, हम जे आपका 0 1 2 3 रहेगा। अब बात करोगे -6 भी हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा, 10 भी, -14 भी हो जाएगा, -18 भी हो जाएगा, इस तरह आपका रहेगा, ठीक है। अब भाई बात करें वेव नंबर, जो हम वेव नंबर हम निकालते ही है, तो वो हो जाएगा आपका वेव नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्लस माइनस बी 4j, क्योंकि एक बार आपका प्लस का एक माइनस का आया, ये आपका ये एनर्जी का नहीं है, ये डायमेंशन ऑफ किसका, ये एनर्जी नहीं है, डायमेंशन ऑफ किसका, आपका वेव नंबर का डायमेंशन है। तो ये हो जाएगा अभी प्लस माइनस 4j प्लस 6, ठीक है। तो अब हम बात करें जो आपका प्लस आएगा वो प्लस आपका आएगा स्टोक्स के लिए, आएगा, और जो माइनस आएगा वो आपका आएगा एंटी स्टोक्स के, सॉरी माइनस आपका एंटी स्टोक्स के लिए आएगा, प्लस आपका, बट आई एम सेइंग माइनस आपका स्टोक्स के लिए एंड प्लस आपका एंटी स्टोक्स के लिए। और जो ये वी एक्सटर्नल है जो आपका, ये न्यू बार एक्सटर्नल, मतलब ये न्यू बार जो एक्सटर्नल है ये आपका रहेगा, जो आपका वेव नंबर ये दे रखा है ये आपका रेले के लिए रहेगा, तो भाई ये आपको इसमें से यही पढ़ना है, आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सब इस पे ज़्यादा ध्यान देना, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, इसको आप चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं लेजर की। लेजर में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेजर का आपका क्वेश्चन ही ज़्यादा डीप में रहता है, तो इसकी अगर सभी को पता होगा भाई, फुल फॉर्म मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता है, तो ये आपका इसके बेसिकली 3 कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है। पहला कंसेप्ट आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा कंसेप्ट आपका जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ तक बातें ठीक थी। तो आइंस्टाइन ने एक नया कंसेप्ट और दिया भाई, जब स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड भी एमिशन होगा,
ये जो स्टिमुलेटेड का कंसेप्ट आया था, स्टिमुलेटेड, इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का क्या मतलब है? अभी मान लो यहाँ पर कोई है, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक फोटोन आया भाग के, एक फोटोन आया भाग के, ऐसे फोटोन भाग के आया और इससे टकराया, ठीक है, फोटोन इससे टकराया तो ये एनर्जी लेके अब ऊपर पहुंच गया। मतलब अगर मैं दूसरे फिगर में बनाऊं तो एनर्जी लेके ये आपका यहाँ पहुंच गया। अब या तो ये अपने आप नीचे आ जाए, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। अब क्या करते हैं, जब ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है तो मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं उसको। इससे एक फोटोन टकराते हैं, ये दोनों का कोलिजन होगा और आपका फोटोन नीचे आ जाएगा। जब आपका फोटोन नीचे आ जाए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, इसमें आप पढ़ लेना। इसमें प्लैंक्स वो रेडिएशन लॉ लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू यू ऑफ वी, एनर्जी डेंसिटी आपका 8 पाई h nu cube divided by c cube and 1 by exponential h nu by kt -1 ये हो जाएगा भाई। -1, ठीक है। आप और इसमें चेक कर सकते हो, आइंस्टाइन इक्वेशन चेक कर लेना, ठीक है। जो आइंस्टाइन ने वो स्टिमुलेटेड एमिशन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया है। रूबी लेजर पढ़ लेना भाई, सॉलिड स्टेट लेजर होती है, प्लस लेजर होती है, ठीक है। हीलियम नियॉन पढ़ लेना भाई। और जितने भी आपके राजकुमार में खासकर क्वेश्चन है, राजकुमार में खासकर क्वेश्चन है, लेजर के आप और कहीं से भी देख सकते हो, वो देख लेना। और बात करें थोड़ा वो पढ़ लेना, कोहेरेंस लेंथ पूछ ले, वो होता है टाउ सी, ये आपका कोहेरेंस टाइम होता है, ये आपका कोहेरेंस लेंथ होता है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये कुछ आपको लेजर के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट है, वो आप पढ़ लेना भाई। लेजर आसान ही होता है। क्वेश्चन आपका एक आता है, वो प्रीवियस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बट क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे आएंगे, क्वेश्चन हल्के नहीं आएंगे। तो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसका फार्मूला तो आपका छोटा सा ही है, लेजर के पार्ट पढ़ लेना, जैसे ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ लेना है। तो आपको ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप मैंने कुछ मोस्टली पर्सन, नॉट ऑल, मोस्टली पोर्शन मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, अपने फ्रेंड को बताना भी। वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वाईफाई स्टडी CSIR नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और भाई अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास भी ले सकते हो आप। और आपको एग्ज़ाम रियली में एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना, और फर्स्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको डेफिनेटली अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना चाहिए। 1 ईयर का बहुत ही सस्ता है भाई, 1 ईयर का बहुत ही सस्ता है। आपका सिर्फ 10,000 का पड़ने वाला है। वैसे तो आपका वो कितने पड़ेगा, 11,550 रुपये का पड़ेगा। आप ये वाला कोड जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, NRJ10, इसको यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाए भाई, ये वाला NRJ10, ठीक है। इसको यूज करना है, 10% ऑफ मिल जाए। प्लस की जो अपनी क्लास वो मैंने बता दिया है, 26 से स्टार्ट हो जाएगी, 26 ऑफ अगस्त, मतलब अभी 2-4 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मैं एक बात की आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको डेफिनेटली कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा मेरी क्लास लेने के बाद जिसको क्वांटम समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और आपको फिर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ये दबा सकते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे फिर कल, फिर सेम इसी टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय।